जी व्यूअर्स, तो अब हम लोग नेक्स्ट चालू कर रहे हैं वीट फ्लोर एनालिसिस। इससे पहले हमने मिल्क का एंड बटर का एनालिसिस कर लिया है कवर। अब हम लोग चालू कर रहे हैं वीट फ्लोर एनालिसिस। वीट फ्लोर से क्या मुराद है? आटा, जिससे हम लोग रोटी वगैरह बनाते हैं, तो उस फ्लोर का, आटे का एनालिसिस। अगर हम लोग बात करें वीट फ्लोर के बारे में, तो wheat flour is finely milled product from the grinding of wheat grains। गंदम के दानों को जब हम लोग ग्राइंड करते हैं मिल में डाल के, तो जो हमारे पास फाइनली पाउडर मिलता है उसको क्या बोला जाता है? wheat flour। इट इज़ मेजर इंग्रेडिएंट्स इन ब्रेड, रोटी का, ठीक है, केक, पेस्ट्रीज एंड नूडल्स, ये इन चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है मेनली। उसके बाद एनालाइजिंग वीट फ्लोर हेल्प इंश्योर क्वालिटी, इससे क्वालिटी का पता लगता है, कंसिस्टेंसी का एंड सेफ्टी का। क्वालिटी मीन इसकी क्वालिटी कैसी है, इसका ग्रेड कैसा है, ये मतलब अच्छी क्वालिटी का है या लोअर या बैड क्वालिटी का है। कंसिस्टेंसी से क्या मुराद है कि जो आप एक खरीद के लेके आ रहे हैं, एक थैला या खुला आटा लेके आ रहे हैं आप, तो उसके अंदर जो हर जगह से सैंपल लिया जाए वो एक ही तरह के बल्क से आया है या डिफरेंट तरह के, एंड सेफ्टी के खाने के लिए ठीक भी है या नहीं। जनरली क्या होता है कि जो मिलें होती हैं ये सूखी रोटियां लेके उनको पीस के दोबारा आटे में मिलावट चालू कर देते हैं, जिसको अडल्ट्रेशन बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद फंगस लगी हुई गंदम को पीस देते हैं साथ में, पीसने के बाद तो नहीं पता चलता ना उसका, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी करते हैं इंडस्ट्रीज। तो इन सब को चेक करने के लिए एनालिसिस करना ज़रूरी होता है वीट का, आटे का। प्रॉक्सिमेट कंपोजिशन एनालिसिस, अगर हम लोग सीधा बात करें एनालिसिस की, तो क्या क्या हमारे पास चीज़ें हो सकती हैं। एक तरफ पैरामीटर रखे हैं, दूसरी तरफ टिपिकल रेंज, तीसरी तरफ सिग्निफिकेंस। सबसे पहला पैरामीटर है मॉइस्चर, नमी। आटे के अंदर जो नमी है वो 10 से 14% होनी चाहिए, ये लिमिट है इसकी। इससे कम होगी तो अच्छा समझा जाएगा, इससे ज़्यादा होगी तो तब हम लोग उसको बोलेंगे कि अच्छा नहीं है। तो इसकी रेंज 10 से 14। आपको पता होना चाहिए कि जो वीट होता है ये हमारे पास माल्टोज शुगर होता है। माल्टोज किससे बना होता है? ग्लूकोज से। और ग्लूकोज पानी को ट्रैप करके रखता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, तो मॉइस्चर तो इतना कंटेंट रहता ही रहता है। इट अफेक्ट शेल्फ लाइफ एंड माइक्रोबियल ग्रोथ। अगर इससे ज़्यादा हमारे पास मॉइस्चर रहेगी तो उससे आटे की जो शेल्फ लाइफ है वो कम हो जाएगी और माइक्रोबियल ग्रोथ वहाँ पे चालू हो जाती है। आपने देखा होगा थैला वगैरह जब हम घर ला के रखते हैं आटे का, तो उसके नीचे वाले हिस्से में अगर किसी तरीके से पानी लग जाए या नमी लग जाए तो वो नीचे से फंगस पकड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, तो वो माइक्रोबियल ग्रोथ की वजह से है। क्रूड प्रोटीन, जो इसमें प्रोटीन का कंटेंट है वो 9 से 15% होना चाहिए। इंडिकेट्स बेकिंग क्वालिटी, इससे बेकिंग क्वालिटी पता चलती है। फैट, ईथर एक्सट्रैक्ट भी इसको बोला जा सकता है क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट की जा सकती है ईथर से। ये 1/5 से 2/5 होना चाहिए, ये न्यूट्रिशनल एनर्जी का हमल होती है। ऐश, मिनरल्स वगैरह 0.4 से 0.8, ये मिनरल कंटेंट इंडिकेटर होता है। क्रूड फाइबर 0.3 से 1/5, ये डाइटरी फाइबर भी कहलाता है, ठीक है। बिन छिने आटे की बात हो रही है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स 70 से 75% मेजर एनर्जी सोर्स, ठीक है। यानी कि वीट फ्लोर के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स में भी याद रखेंगे माल्टोज होता है। माल्टोज डाइसैकेराइड है, ये बना हुआ किससे होता है? ग्लूकोज से। और ग्लूकोज को हम लोग क्या बोलते हैं? शुगर बोल सकते हैं हम लोग, या इसको कार्बोहाइड्रेट्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास एनालिटिकल मेथड्स, यानी कि वीट फ्लोर के एनालिसिस में एनालिटिकल मेथड कौन कौन से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सबसे पहला है मॉइस्चर कंटेंट को फाइंड करना। इसके लिए मेथड क्या है? ओवन ड्राइंग मेथड। ओवन ड्राइंग मेथड इस्तेमाल किया जाता है और हीटिंग किस पे की जाती है? 100 डिग्री सी पे, अनटिल कांस्टेंट वेट।
अब इसको डिटेक्ट कैसे किया जाता है, एक ओवन लिया जाता है, ये चीज़ ओवन के अंदर एक तरफ तो आप सैंपल रख देते हो, यहाँ पे सैंपल जिसमें मॉइस्चर कंटेंट देखना है, और दूसरी तरफ आप कोई और चीज़ रखते हो, जैसे कि कॉपर सल्फेट रख देते हो आप लोग नॉन वेट का, नॉन वेट। इसका काम क्या होता है, वाटर को एब्ज़ॉर्ब करना होता है, वाटर यानी कि H2O को एब्ज़ॉर्ब। इसका हमें वेट पता होता है, जो इसके अंदर आपने कॉपर सल्फेट रखा है, मान लिया 1 ग्राम आपने इसके अंदर रख दिया है। अब जब इसमें सैंपल रख के हम लोग ओवन को चालू करेंगे हीट करना, तो वाटर वेपर कहाँ पे भरेंगे, इसके अंदर भर जाएंगे, क्योंकि वाटर वेपर कहाँ से आ रहे हैं, सारे आटे से, इस सैंपल से। तो जो वाटर वेपर यहाँ पे ऊपर ओवन में इकट्ठे हुए हैं, उनको ऑब्ज़र्व कौन करेगा, ये कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट का वेट बढ़ जाएगा। तो अल्टीमेटली जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है, 100 डिग्री सी पे इसको हीट किया जाता है, तो सारी की सारी जो नमी होती है वो सैंपल से निकल के कॉपर सल्फेट उसको जज़ब कर लेता है। तो पता चले कॉपर सल्फेट 1 ग्राम शुरू में लिया था आपने, और बाद में वो 2 ग्राम हो चुका है। तो अल्टीमेटली आप समझ जाएंगे कि 1 ग्राम जो इसके अंदर पानी आया है, वो कहाँ से आया है, वो अल्टीमेटली आपके पास इस सैंपल से ही आया है। और मॉइस्चर कंटेंट को क्यों एनालाइज किया जाता है, बिकॉज एक्सेस मॉइस्चर शॉर्टन शेल्फ लाइफ एंड प्रमोट स्पॉइलेज। अगर मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा तो शेल्फ लाइफ कम हो जाएगी, और स्पॉइलेज क्या हो जाएगा, आटे का शुरू हो जाएगा, मतलब आटा ख़राब होना चालू हो जाएगा। सेकंड है हमारे पास प्रोटीन कंटेंट। प्रोटीन कंटेंट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए जल्डाल मेथड है, ये ड्यूमास मेथड है, ठीक है ना, ये हमने पीछे डिस्कस किया हुआ है। इसकी कैलकुलेशन करने का एक फार्मूला है कि परसेंटेज प्रोटीन किसके इक्वल आता है, ये ड्यूमास के जल्डाल का ओवरऑल एक कॉमन फार्मूला है। तो परसेंटेज जो प्रोटीन है, ये परसेंटेज नाइट्रोजन निकालेंगे आप, और मल्टीप्लाई किसे कर देंगे 5.7 से, तो अल्टीमेटली आपके पास ये प्रोटीन कंटेंट आ जाएगा। रेलेवेंस क्या है, हाई प्रोटीन जो होगी वो बेटर ब्रेड मेकिंग प्रॉपर्टीज़ रखती है। जिस आटे के अंदर प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा होगा वो अच्छे तरीके से पकेगा और न्यूट्रिशनल वैल्यू भी ज़्यादा होगी। उसके बाद ऐश कंटेंट मेथड, मफल फर्नेस किया जाता है 550 डिग्री सी पे, यानी कि एक फर्नेस ली जाती है, इसके अंदर एक तरफ से ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है, और यहाँ पे सैंपल को रखा जाता है। सैंपल को जब हम लोग रखते हैं और इसको 550 डिग्री सी या इससे ऊपर हीट करते हैं, तो सैंपल क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज। सैंपल ऑक्सीडाइज होता है क्योंकि ऑक्सीजन की फरावानी है। जब सैंपल ऑक्सीडाइज होता है तो ऑर्गेनिक मैटर क्या हो जाता है, सारा उड़ जाता है, और बाकी बीच में क्या रहता है, ऐश। और ऐश में पानी वगैरह डाल के हम लोग उसके अंदर मिनरल कंटेंट का और फ्लोर प्योरिटी का पता चल जाता है, AAS टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। ये लेक्चर्स आप पीछे से देख सकते हैं, चैनल के ऊपर मौजूद हैं। चौथे नंबर पे है हमारे पास फैट कंटेंट। अब फैट कंटेंट कैसे फाइंड किया जाता है, ये सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन से फाइंड किया जाता है। इसको हमने बटर के एनालिसिस में डिटेल में पढ़ा है, बटर एनालिसिस में, कि सॉक्सलेट का काम क्या है और ये कैसे काम करता है अपरेटस। तो सॉक्सलेट मेथड से हम लोग फैट कंटेंट को निकाल के उसको मेजर करते हैं, और इसकी रेलिवेंस क्या है, इम्पैक्ट्स फ्लेवर, ये फैट फ्लेवर को इम्पेक्ट करता है और शेल्फ लाइफ को अफेक्ट करता है। उसके बाद है हमारे पास क्रूड फाइबर। इसको मेथड क्या है, इसको डिटेक्ट करने का, एसिड बेस्ड डाइजेशन है हमारे पास। आटे को एसिड के अंदर डाइजेस्ट किया जाता है लगातार, और उसके बाद वो देखा जाता है कितना एसिड कंज्यूम हुआ है, तो हम मान जाते हैं कि वो सारे का सारा फाइबर ने कंज्यूम किया हुआ। तो इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, न्यूट्रिशनल लेबलिंग एंड डाइजेस्टिव हेल्थ। फाइबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये फ्लोर के अंदर हो, फ्लोर के अंदर, ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो डायबिटीज़ वगैरह हो जाती है। फाइबर का मेन काम क्या होता है कि जब हम लोग फाइबर वाला खाना खाते हैं जिसके अंदर फाइबर है, तो वो अल्टीमेटली आंतों की सफाई भी करता चला जाता है,
और जब वो सफाई करता चला जाता है तो गट वगैरह जो है, हमारी इंटेस्टाइन्स वगैरह हैं, ये साफ़ रहती हैं और खुराक को अच्छे से जज़ब करती हैं। तो जिन लोगों का मैदा काम नहीं करता या ऐसा मानते हैं कि वो खाना वगैरह उनको हज़म नहीं होता, वो फाइबर वाला खाना लेके अपने मैदे को चला सकते हैं। और कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो जम जाता है नालियों के अंदर, घी वगैरह, तो उसकी भी सफाई करते हैं फाइबर। तो अगर फाइबर वाला खाना नहीं लेंगे तो फिर कोलेस्ट्रॉल या डायबिटिक जैसी बीमारियां आ जाती हैं। और इसलिए बोला जाता है कि बिन छना आटा खाएं, क्योंकि छानने से फाइबर निकाल देते हैं हम। तो बिन छने आटे के अंदर क्या होगा, फाइबर ज़्यादा होगा तो हमारी सेहत अच्छी रहेगी, क्योंकि बॉडी की भी सफाई की साथ साथ ज़रूरत है। न्यूट्रिशनल लेबलिंग, अब तो आटे मार्केट के अंदर आ चुके हैं, थैले के ऊपर लिखा होता है बिन छना आटा या छना हुआ आटा। तो बिन छना आटे को लोग प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि इससे बीमारियां कम होती हैं या लगने का खदशा कम रहता है। ग्लूटेन कंटेंट, इसको हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, ये मैनुअल वाशिंग से या मैकेनिकल ग्लूटेन वाशर से हम लोग इसको फाइंड करते हैं। वेट ग्लूटेन क्या है, इंडिकेट इलास्टिसिटी, एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ डो। ग्लूटेन एक चिपचिपा सा लिक्विड होता है, जब पानी के अंदर इसको हल किया जाता है, जो इसको मतलब इलास्टिसिटी देता है। अगर आपने देखा हो, सीमेंट को पानी के अंदर हल करें तो और उसके बाद उसका आप गोला बनाने की कोशिश करें, वो नहीं बनता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ग्लूटेन कंटेंट नहीं है। लेकिन आटे का वही आप अगर उतना ही आटा पानी में मिक्स करें जितना सीमेंट किया था, वो उसका आप एक पेड़ा या गोला भी बना सकते हैं। उसकी क्या वजह है कि ग्लूटेन होता है आटे के अंदर, जो कि चीज़ों को या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को साथ में जोड़ने की सलाहियत रखता है और इलास्टिसिटी उसके अंदर लेके आता है। ठीक है, तो ये ग्लूटेन कंटेंट का हम लोग मैकेनिकल ग्लूटेन वाशर से एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद कुछ फंक्शनल टेस्ट्स हैं हमारे पास व्हीट फ्लोर के लिए। तो सबसे पहला टेस्ट है सेडिमेंटेशन वैल्यू। सेडिमेंटेशन वैल्यू क्यों फाइंड करते हैं हम लोग? इट इंडिकेट्स बेकिंग स्ट्रेंथ, जिसको जेलेने टेस्ट भी बोला जाता है। सेडिमेंटेशन वैल्यू कुछ भी नहीं है, आपका काम क्या है, एक बीकर के अंदर पानी लें, डिस्टिल वाटर, और उसके अंदर ऊपर से फ्लोर स्पोर करें, आटा मतलब डालें। ऐसा नहीं है कि मुट्ठी भर के आपने डाल देना, बिल्कुल थोड़ा सा 2-3 चुटकी, और उसके बाद एक तरफ से आंख लगा के देखा जाता है। अब वो पार्टिकल क्या होंगे, पहले गीला होंगे और फिर वो नीचे पानी में बैठना चालू होंगे, हल होना चालू होंगे। तो वो कितनी देर के अंदर हल होता है, ये टाइम नोट करके उसकी क्वालिटी को एनालाइज करना, ये सेडिमेंटेशन वैल्यू है। उसके बाद सेकंड है वाटर एब्जॉर्प्शन, कि वो जो आपका आटा है, फ्लोर है, वो कितना पानी एब्जॉर्ब करता है। इट डिटरमिन्स डो कंसिस्टेंसी। ठीक है। थर्ड वन है हमारे पास फॉलिंग नंबर। फॉलिंग नंबर से क्या मुराद है? डिग्रेडेशन वैल्यू। इट मेजर्स अल्फा अमाइलेज एक्टिविटी, ये एंजाइम की एक्टिविटी को देखने के लिए होता है। डो रियोलॉजी, जो गुंदा हुआ आटा है, पानी आप मिलाते हैं, उससे स्लरी बनती है, तो उसको आप लोगों ने, रियोलॉजी का मतलब होता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपने फाइंड करनी है। तो इट एक्सेसिस इलास्टिसिटी, ये उसकी इलास्टिसिटी को एक्सेस करता है, और विस्कोसिटी ऑफ डो, के उसके अंदर कितना गाढ़ा बनाया है। अगर आप 2 फसलों से भी अलग अलग सैंपल लें आटे का और उसके अंदर पानी मिलाएं और उसके बाद उस सेम अमाउंट ऑफ वाटर डालें, तो उन दोनों का भी प्रॉपर्टी अलग अलग होगा। हो सकता है कुछ ज़्यादा इलास्टिक हो, कुछ कम हो, वो डिपेंड करता है उसकी ग्रोथ कैसी हुई है। उसके बाद कलर टेस्ट, इट इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ ब्रैन और ब्लीचिंग। कलर से भी आटे का पता चलता है। छना हुआ जो आटा होता है वो थोड़ा सफ़ेद होता है, क्योंकि उसके अंदर से जो फाइबर है वो अलहदा निकल चुका होता है। अगर फाइबर वाला होगा और मतलब बिन छना आटा होगा तो उसका कलर थोड़ा डल होगा। तो कलर से भी आइडेंटिफिकेशन की जाती है कभी कभी। तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपने एक बार इनको ओवरव्यू ले लेना। उसके बाद है हमारे पास अडल्ट्रेशन डिटेक्शन। अडल्ट्रेशन हमने पहले भी डिटेल के अंदर देखा है कि ये
इंटेंशनली चीज़ों के अंदर मिलावट का नाम है। कई लोग क्या करते हैं, लो क्वालिटी की चीज़ें ऐड कर देते हैं वेट को बढ़ाने के लिए, ताकि उनको क्या मिले, प्रॉफिट मिले। और प्रॉफिट मिलने, वो खुद तो प्रॉफिट ले रहे होते हैं लेकिन रिस्क पैदा कर रहे होते हैं पीपल को, लोगों को। ठीक है। अब आटे के अंदर अडल्ट्रेशन कैसे हो सकती है, वो ये चीज़ें मिलाई जा सकती हैं। ठीक है। ये चीज़ें मिला के लोग वेट को इंक्रीज़ करते हैं, और जब वेट को इंक्रीज़ करते हैं तो अल्टीमेटली पैसा ज़्यादा मिलता है, मास बढ़ जाता है, तो उनको प्रॉफिट होता है बाय मनी। एक तरफ अडल्ट्रेंट रखे हैं और दूसरी तरफ डिटेक्शन मेथड। सबसे पहला अडल्ट्रेंट है जो सबसे ज़्यादा मिलाया जाता है, वो है चाक पाउडर। कैल्शियम कार्बोनेट को फाइनली ग्राइंड करके आटे के अंदर मिला दिया जाता है, चूने को। अब ये देखने से पता नहीं चलता। हाँ, जो लोग हाथ के अंदर टच करके कैल्शियम कार्बोनेट को और जो हमारे पास फ्लोर है उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, वो कर ही लेते हैं इसको। इसका केमिकल टेस्ट क्या है कि जिस आटे के अंदर या जिस पाउडर के अंदर चाक पाउडर मिला हुआ है, वो HCl से रिएक्शन करवाने पे एफर्वेसेंस देगा। एफर्वेसेंस का मतलब है कि जैसे बोतल को खोलें तो वो आवाज़ आती है, वैसी ही आवाज़ यहाँ से आएगी। क्या होता है, अगर आटे के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद है, HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो CO2 गैस निकलेगी और एफर्वेसेंस के साथ निकलेगी। तो इससे पता चल जाएगा कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट या चाक पाउडर मिलाया हुआ था। अगर ये गैस नहीं निकलेगी तो आप ऐसा मानेंगे कि वो आटा ठीक है। ठीक है। तो ये डिटेक्शन मेथड के अंदर HCl मेथड इसको बोल दिया हमने। सेकंड वन है हमारे पास स्टार्च अदर देन व्हीट। ठीक है। स्टार्च भी मिलाई होती है कभी कभी आटे के अंदर। स्टार्च के लिए हमारा मशहूर ज़माना टेस्ट है आयोडीन टेस्ट, जिसको ब्लू ब्लैक कलर टेस्ट भी बोला जाता है। आपको पता होना चाहिए जो आयोडीन होती है ये वॉयलेट रंग की है, प्योर। जब इसके अंदर स्टार्च ऐड किया जाता है तो ये अल्टीमेटली ब्लू ब्लैक कम्प्लेक्स बनाती है। मतलब आयोडीन का रंग चेंज हो जाता है स्टार्च के राब्ते में आते ही। एक ऐसा सैंपल जिसके अंदर अब स्टार्च मिला हुआ है, तो आप अल्टीमेटली क्या करेंगे, इस आयोडीन को, उस ड्रॉप को या इस आयोडीन को मिक्स कर देंगे उसके साथ। तो अगर ब्लू ब्लैक कम्प्लेक्स बन रहा है तो आप समझ जाएंगे कि इसके अंदर स्टार्च मिलाया हुआ है। उसके बाद तीसरा, सोप स्टोन और वाइट पाउडर। सोप स्टोन क्या होता है कि भुरभुरा पत्थर, इसको मज़ीद पीस के बिल्कुल फाइन पाउडर करके भी ये बीच में मिला दिया जाता है। ये इतना सख्त नहीं होता। ठीक है। इसका अच्छा तरीका क्या है, इट सेटल्स इन वाटर। आप क्या करें, एक बीकर के अंदर पानी लें और ऊपर से आटा थोड़ा सा गिराएं चुटकी भर। अगर तो वो फौरी तौर पे नीचे जाके बैठ रहा है, इसका मतलब है कि वो आटा नहीं है, वो सोप स्टोन है, क्योंकि स्टोन की डेंसिटी ज़्यादा होती है, वो नीचे चला जाएगा। जो प्योर आटा होता है वो पहले थोड़ी देर ऊपर स्टे करता है, फिर एक एक दो दो उसके पार्टिकल गीले होकर नीचे आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं। ठीक है ना। तो अगर स्टोन होगा तो फौरी तौर पर नीचे बैठ जाएगा। नंबर थर्ड, आयरन फिलिंग्स, लोहे के छोटे छोटे पार्टिकल्स, ये मैग्नेट टेस्ट से निकल आते हैं। ये इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, मतलब ये क्योंकि पकड़े जाते हैं लोग इससे। आयरन का कलर भी वैसे ब्राउन होता है, तो आटे के अंदर बिल्कुल फाइन पाउडर रंग को तब्दील करने के लिए लेके आते हैं। और इसको टेस्ट क्या है, मैग्नेट टेस्ट। कि आप आटे की बोरी के अंदर कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हाथ से पकड़ के घुमाएं, और अगर उस मैग्नेट के ऊपर कुछ ना कुछ लग रहा है तो इसका मतलब वो आयरन ही होगा। तो ये रंग को इम्प्रूव करने के लिए लेके आते हैं। मैदा, रिफाइंड कलर या रिफाइंड फ्लोर, ये फ्लोट टेस्ट इन वाटर। ठीक है। जो मैदा होता है ये फ्लोट ही हमेशा करता रहता है, ये नीचे नहीं जाता। आटा नीचे चला जाएगा, ये जो हमारे पास मैदा होगा ये ऊपर ही रहेगा, और ये बिल्कुल फाइन पाउडर होता है। तो अगर मैदा मिलाया होगा तो अल्टीमेटली ऊपर तैरता रहेगा। तो ये कुछ अडल्ट्रेंट्स हैं जो कि पॉपुलर हैं, इनको टेस्ट करने के तरीके भी सामने लिख दिए हैं। तो अगर क्वेश्चन आए कि अडल्ट्रेशन डिटेक्शन कैसे की जा सकती है आटे में या फ्लोर में, तो आप ये कुछ लिख सकते हैं। न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ व्हीट फ्लोर पर 100 ग्राम। अगर 100 ग्राम हम लोग
आटा लेते हैं, व्हीट फ्लोर लेते हैं, तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, ग़िज़ाइयत क्या है? एक तरफ कंपोनेंट, दूसरी तरफ अमाउंट। कैलोरीज मतलब एनर्जी कितनी मिलेगी 100 ग्राम व्हीट फ्लोर खाने से? ये लगभग 340 किलो कैलोरी आपको एनर्जी मिलती है। ये ओवरऑल अमाउंट लिख दी है, ये याद रखना है आपने कि 100 ग्राम खाने से 340 किलो कैलोरी आपको एनर्जी मिलती है। अब ये जो 340 किलो कैलोरी एनर्जी मिली है आपको, ये किससे मिली है? 100 ग्राम व्हीट फ्लोर से। अब इस 100 ग्राम के अंदर भी देखा जाए तो क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होगी? 12 ग्राम तो इसमें प्रोटीन होगा, क्योंकि आटे में हमें पता है प्रोटीन भी किसी हद तक होती है। सबसे ज़्यादा क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट, वो कितने होते हैं? 72 ग्राम। डाइटरी फाइबर 2.5 ग्राम। फैट कितना होगा आपके पास? 1.5 ग्राम। कैल्शियम 20 मिलीग्राम। आयरन 3.6 मिलीग्राम। विटामिन बी प्रेजेंट होते हैं लेकिन नेग्लिजिबल अमाउंट के अंदर। तो इन सब को मिला के क्या बोलेंगे हम लोग? ये 100 ग्राम बन जाते हैं लगभग। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि 100 ग्राम आटा खाने से हमें इतनी एनर्जी मिलती है। और एनर्जी देने वाले इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं? ये वाले हैं सारे। तो ये अमाउंट नीचे वाली याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं और ओवरऑल 100 ग्राम खाने से 340 किलो कैलोरी एनर्जी हमें मिलती है। और ह्यूमन बॉडी को कितनी चाहिए डेली? ह्यूमन बॉडी को ये लगभग 2000 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए। ठीक है, 24 घंटे के अंदर, ये याद रखना है, 24 घंटे के। तो आप 2 खानों में भी इसको पूरी कर सकते हैं, 3 में भी कर सकते हैं। ठीक है ना, ये इजाफी इंफॉर्मेशन है। तो बस याद क्या रखना है, 100 ग्राम आटा खाने से 340 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजिकल एंड सेफ्टी टेस्टिंग ऑफ व्हीट फ्लोर। व्हीट फ्लोर के कुछ इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल टेस्ट हैं हमारे पास, ये माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट हैं, इनको हम लोग डिटेल के अंदर देखेंगे। हर एक का अलग अलग काम है। तो पहला है हमारे पास टोटल प्लेट काउंट। सबसे पहला है हमारे पास टोटल प्लेट काउंट। इट इज़ आल्सो नोन एज एरोबिक प्लेट काउंट, यानी कि APC। इसको एरोबिक प्लेट काउंट भी बोला जाता है और स्टैंडर्ड प्लेट काउंट SPC भी बोला जाता है। इट इज़ अ टेस्ट यूज टू एस्टिमेट टोटल नंबर ऑफ वायबल बैक्टीरिया प्रेजेंट, कि कितने बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं जो कि वहाँ पे रह सकते हैं। वो हर तरह के बैक्टीरिया हो सकते हैं, मतलब ओवरऑल बताने हैं। बैक्टीरिया की भी वैसे एग्जाम होती हैं, हमने टोटल ओवरऑल कितने बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं जो उस वक़्त ज़िंदा हैं, तो टोटल प्लेट काउंट ये होता है। इट हेल्प्स अस डिटरमाइन माइक्रोबायोलॉजिकल क्वालिटी एंड हाइजीन स्टेटस ऑफ द सैंपल। इससे टोटल काउंट करने से क्या पता चलता है कि माइक्रोबायोलॉजिकल क्वालिटी पता चल जाती है कि भाई फ़लाँ चीज़ के अंदर इतने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं और वो कितनी देर तक काम क्या करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है आटा वगैरह ऑर्गेनिक चीज़ है, इसको फंगस लग सकती है और फंगस माइक्रोबायोलॉजिकल एक्टिविटी से ही, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही पता चलेगी। तो वो टोटल प्लेट काउंट या क्वालिटी डिग्रेडेशन बायोलॉजिकली हम लोग टोटल प्लेट काउंट से TPC से ही फाइंड कर सकते हैं। तो एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होगी। सेकेंड वन है यीस्ट एंड मोल्ड। टू डिटरमिन द टोटल नंबर ऑफ वायबल यीस्ट एंड मोल्ड्स प्रेजेंट इन द व्हीट सैंपल। टोटल नंबर ऑफ यीस्ट या मोल्ड्स हम लोगों ने फाइंड करने हैं, तो यीस्ट मोल्ड मेथड इस्तेमाल करेंगे। इससे भी क्या पता चलता है? माइक्रोबियल क्वालिटी, स्टोरेज कंडीशन एंड स्पॉइलेज रिस्क ड्यू टू फंगल कंटेमिनेशन। तो आटा कब तक ख़राब होगा, किस कंडीशन पे स्टोर किया जाना चाहिए और माइक्रोबियल क्वालिटी क्या है, तो ये इससे पता चल जाएगा। थर्ड वन है E. coli एंड साल्मोनेला डिटेक्शन। इट डिटेक्ट्स एंड confirm the presence or absence of pathogenic bacteria, specifically एशेरिलिया कोलाई, इंडिकेटर ऑफ फीशियल कंटेमिनेशन। ठीक है, ये जो E. coli होता है ये जनरली फुजले वगैरह से आता है।
एंड साल्मोनेला एसडब्ल्यूपी फूड बॉर्न पैथोजन होता है ये। In wheat flour samples, even though wheat is dry and a low risk, contamination can occur during harvesting, storage, milling और handling। अब ये जो ई कोलाई वगैरह बैक्टीरियाज हैं हमारे पास या पैथोजेनिक बैक्टीरियाज हैं, ये कहाँ से आते हैं हमारे पास? हार्वेस्टिंग से। जब हम लोग काट रहे होते हैं फसलों को, क्योंकि जानवर वगैरह भी वहाँ पे फिरते हैं, फुजला भी वहाँ पे करते हैं, परिंदे वगैरह भी वहीं पे कर रहे होते हैं, तो वो उनका कुछ ना कुछ वो जो फेशल पार्ट होता है वो आ जाता है इसके अंदर, और फिर अल्टीमेटली वो यहाँ से ग्रोथ करना चालू करते हैं और फिर इफ़ेक्ट करते हैं इसकी क्वालिटी को। मिलिंग से पीसते हुए कुछ आ जाते हैं, जैसे चूहे वगैरह की ड्रॉपिंग से। हैंडलिंग वगैरह जो है वो करते हुए ये काम हो जाता है। तो ई कोलाई एंड साल्मोनेला डिटेक्शन भी लाजमी है ताकि क्वालिटी का पता चलाया जा सके। चौथे नंबर पे है एफ्लाटॉक्सिन्स स्पेशली इन स्टोर्ड फ्लोर। जो आटा गोदाम में रखा जाता है उनके अंदर एफ्लाटॉक्सिन्स जो हैं वो डिटेक्ट किए जाते हैं। एफ्लाटॉक्सिन्स आर टॉक्सिक कार्सिनोजेनिक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन फंजाई मोल्ड्स मैनली आस्पेरलस फ्लेवरस और आस्पेरलस पैरासाइटस। ये दो तरह के हमारे पास एफ्लाटॉक्सिन्स पैदा होते हैं, और ये पैदा किससे होते हैं? फंजाई से। और ये किस में पैदा होते हैं? स्टोर्ड फ्लोर के अंदर, क्योंकि आटा जो काफ़ी देर से स्टोर किया हुआ है तो पहले तो उसमें फंगस लगेगा। अब वो फंगस आगे क्या है, इनको पैदा करना चालू कर देता है। दे कंटेमिनेट ग्रेन्स, व्हीट, मेज, राइस, नट्स, स्पेशली व्हेन दे स्टोर्ड इन वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशंस। गर्म और नमी वाली जगह पे जब हम लोग रखते हैं इनको, तो ये दो हमारे पास एफ्लाटॉक्सिन्स पैदा हो जाते हैं, जो कि नतीजा है फंजाई का या मोल्ड्स का। तो ये चार नाम सिर्फ आपने याद रखने हैं: टोटल प्लेट काउंट, टीपीसी, यील्ड, ईस्ट एंड मोल्ड, ई कोलाई एंड साल्मोनेला डिटेक्शन, एफ्लाटॉक्सिन्स, ये चार नाम। तो ये माइक्रोबायोलॉजिकल एंड सेफ्टी टेस्टिंग में आते हैं। उसके बाद है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन फ्लोर एनालिसिस। आटे का एनालिसिस करते हुए इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं? एक तरफ इंस्ट्रूमेंट्स, दूसरी तरफ यूज़। ये तकरीबन वही हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हैं जो पहले हम लोगों ने मिल्क, बटर और उससे पहले पढ़े हैं। मॉइस्चर एनालाइज़र, जिसको हमने कार्ल फिशर बोला है, कार्ल फिशर इंस्ट्रूमेंट, ये किसको डिटेक्ट करता है? वाटर को। तो ये क्विक मॉइस्चर एस्टिमेशन कर देता है हमें। जल्डाल अपरेटस, ये हमारे पास परसेंटेज नाइट्रोजन को डिटेक्ट करवाता है, और परसेंटेज नाइट्रोजन को डिटेक्ट करवा के हमें टोटल प्रोटीन का पता देता है। ठीक है। सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर फैट का पता देता है हमें, डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो फैट कंटेंट का एनालिसिस सॉक्सलेट से किया जाएगा। ग्लूटेन क्वालिटी कैसी है? तो ग्लूटेन वाशिंग डिवाइस से पता चलेगी हमें। फॉलिंग नंबर अपरेटस से क्या पता चलेगा? अमाइलेज एक्टिविटी इन फ्लोर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से क्या पता चलेगा? कलर या ऐश कंटेंट। यूवी विजिबल से क्या पता चलेगा? कलर का पता चलेगा। और AAS से किसका पता चलेगा? मिनरल्स वगैरह का, ऐश कंटेंट का। तो ये कुछ एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स है जो इस्तेमाल किए जाते हैं फ्लोर एनालिसिस के अंदर, तो इनका नेम आप याद रखेंगे। तो ये है हमारे पास फ्लोर एनालिसिस। तो आगे हम लोग मीट का एनालिसिस करेंगे, और इस कोर्स के अंदर ये एनालिसिस ही इम्पॉर्टेंट है और डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन आता है। थैंक यू।